लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी को दबाकर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाइए। थैंक यू फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग आ गए होंगे। तो आज का टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे बड़ी अगर टॉपिक की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है क्या है, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल होता क्या है, अगर हम उसके प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करें कि तो गैल्वेनिक सेल में क्या है हमारा कि हमारे पास हम क्या करते हैं, दो कंटेनर लेते हैं, दो कंटेनर जो कि बीकर हो सकते हैं। बीकर में हम एक सोल्यूशन लेते हैं ZnSO4 का, जिसमें हम रॉड डिप करते हैं जिंक रॉड। ठीक है, और दूसरा सोल्यूशन लेते हैं कॉपर सल्फेट का और उसमें हम डिप करते हैं कॉपर रॉड। अब बात आती है कि हम ZnSO4 में जिंक ही रॉड क्यों ले रहे हैं, कॉपर रॉड या अदर रॉड क्यों नहीं ले रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर हम किसी अदर सोल्यूशन में अगर हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लिए, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में अगर जिंक रॉड को अगर डिप करते हैं बच्चों, तो आपको पता है जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है और जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, अपने लोअर वाले को हटा देगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम्स ये सोल्यूशन जो है वो ZnSO4 का हो जाएगा और यहाँ पर क्या कॉपर डिपॉजिट हो जाएंगे। जैसे अगर रिएक्शन के थ्रू देखा जाए तो ZnSO4 मतलब Zn अगर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से रिएक्ट करेगा तो फाइनली क्या दे देगा, ZnSO4 दे देगा और कॉपर डिपॉजिट हो जाएगी। तो जो डिपोजिशन है वो हमें शो होगा और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमें सेल डिस्क्राइब करना है, मतलब सेल फॉर्मेशन करना है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जिंक रॉड को मतलब सेम मेटल को उसी के सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं। मीन सिंपल सा है, जिंक रॉड को ZnSO4 के सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे और कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हम पूरे सिस्टम की बात करें गैल्वेनिक सेल की, तो हम जिंक को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं एक गैल्वेनोमीटर से। किससे कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं और कॉपर रॉड को हम डिप करते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में और उसको सपोज करते हैं कैथोड और जिंक रॉड को सपोज करते हैं एनोड। एनोड मतलब नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल। अब कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम इसको एनोड क्यों ले लिए और इसको कैथोड क्यों ले लिए, कॉपर इलेक्ट्रोड को। तो उसका सिंपल सा एक आसान से एक ट्रिक आपको याद रखिए बच्चों, एनऑक्स और रेड कैट। ठीक है, अब बात आती है एनऑक्स और रेड कैट क्या है। तो एन फॉर एनोड और ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। और रेड मतलब रिडक्शन और ये कैट मतलब कैथोड। तो हमेशा आपको याद रखना है एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन कहाँ होगा बच्चों, कैथोड पर होगा। तो अगर हम इस ओवरऑल सेल रिएक्शन को देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा सेल रिएक्शन शो होगा Zn चेंज टू ZnSO4। मीन्स जब ZnSO4 में डिप्ट हो रहा है तो ये किस में चेंज हो रहा होगा, Zn चेंज टू Zn2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और आप जानते हो अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो कौन सी प्रोसेस शो करता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जिंक क्या शो कर रहा होगा और ऑक्सीडेशन। और आपको पता है ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा होगा, एनोड पर। तो इसीलिए हम जिंक को कौन से टर्मिनल सपोज करते हैं, एनोड टर्मिनल। और दूसरा अगर हम रिएक्शन देखें तो कॉपर चेंज हो रहा होगा कॉपर 2+, जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा और एक्सेप्ट करने के बाद क्या बना रहा होगा, कॉपर टर्मिनल। मतलब क्या शो कर रहा होगा बच्चों, रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ होता है बच्चों, रिडक्शन आपका कैथोड पे होता है। तो हमारा क्लियर हो गया कि जिंक हमारा एनोड का काम करेगा और कॉपर हमारा किसका काम करेगा, कैथोड का। अब बात आती है हम ये बीच में जो रॉड लगाए हैं जिसे सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है, इसे क्यों यूज किया गया है। जनरली आपको याद होना चाहिए सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो एक हाईली इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड का हम यूज करते हैं, बिकॉज वो इजिली इलेक्ट्रोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाए और हमारे रिएक्शन को फर्दर वर्क करने के लिए आगे करता रहे। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज हम यहाँ पे जनरली जो यूज करते हैं वो अगर का हो सकता है,
KCl का हो सकता है या Na2SO4 का हो सकता है। मतलब कोई स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हम लेते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखे। तो इसका हम यूज इसलिए करते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो हमारा Zn चेंज हो रहा है Zn2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव होने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो आपने बचपन से पढ़ा है कि या फिर ये कहा जा सकता है आप जब से भी पढ़ रहे हो उस समय से पढ़ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन के मूव करने के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या राइट टू लेफ्ट मूव करेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे क्या राइट टू लेफ्ट मूव करेगी। और एक टाइम आएगा जब हमारा सोल्यूशन कंप्लीट यूज हो जाएगा, तो उसी सोल्यूशन को कंप्लीट यूज करने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। मतलब जब इसमें आयन बहुत ज्यादा, जब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने लगेगा और वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगेगा, तो एक टाइम आएगा जब प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएंगे, प्रोडक्ट की इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी। और जब इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी तो आपने ली चार्टलियर प्रिंसिपल पढ़ा है बच्चों, जिसमें क्या होता है जब प्रोडक्ट ज्यादा बनने लगता है तो वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगता है। मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगेगा और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी वो ब्लॉक हो जाएगी। इसी समय हमारा ये जो सॉल्ट ब्रिज है, मतलब K+ में और Cl- में ब्रेक होने लगता है, जिससे हमारी कंपाउंड में जो आयन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहे थे वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो जाने के कारण ये रिएक्शन फर्दर वर्क करता रहता है। ठीक है बच्चों, तो फर्दर रिएक्शन वर्क करता रहेगा और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नॉन स्टॉप प्रोड्यूस होती रहेगी। ठीक है, तो अगर हम इस ओवरऑल रिएक्शन को लिखें कि हम किस तरह से लिखेंगे कि किस मेथड से अगर हम लिखेंगे, तो हमारा देखा जा रहा है Zn चेंज हो रहा है Zn2+ में और कॉपर 2+ चेंज हो रहा है कॉपर में। तो इसको लिखने का या प्रेशर रिएक्शन लिखने का मेथड क्या होता है बच्चों, तो Zn चेंज टू Zn2+। और यहाँ पे अगर हम कोई कंसंट्रेशन दिया हो, लाइक 1 मोलर कंसंट्रेशन दिया हो या फिर कुछ दिया हो, और डबल ऑब्लिक जिसे हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, ये डबल ऑब्लिक क्या है सॉल्ट ब्रिज को शो कर रहा है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बना रहा है। और फिर क्या हो रहा है बच्चों, कॉपर 2+ चेंज हो रहा है कॉपर में। तो ओवरऑल हमारा सेल रिएक्शन लिखने का मेथड क्या होता है बच्चों, इस तरह हम ओवरऑल सेल रिएक्शन को लिखते हैं। मीन्स Zn चेंज हो रहा है Zn2+ में और कॉपर चेंज हो रहा है कॉपर +1 में। सॉरी बच्चों, अगर हम इसमें पता करें कि इस टोटल सॉल्ट में या फिर जो गैल्वेनिक सेल है उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी या कितना हमारा वोल्टेज करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो आप अभी आगे जाके पढ़ोगे, लेकिन मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। आपका टोटल अगर हम सेल में देखें तो E सेल इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है बच्चों, E कैथोड माइनस E एनोड। आपको याद रखना है, इससे कई क्वेश्चन लगेंगे आपके पेपर में। तो E कैथोड माइनस E एनोड, ये आपका क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला है जिसमें हम टोटल सेल का फाइंड करते हैं कि E नॉट सेल की टोटल सेल के पास कितनी इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज, एनर्जी या फिर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो E कैथोड माइनस E एनोड, आपको याद रखना है कि कॉपर मैक्सिमम टाइम, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पढ़ा है जो क्लास 10th में पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें मैक्सिमम एलिमेंट या फिर मेटल्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। तो जैसे आपको पता है कॉपर की क्या वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट और जिंक की क्या होती है बच्चों -0.76 वोल्ट। ठीक है, तो अगर हमारा फॉर्मूला देखा जाए तो E कैथोड माइनस E एनोड, और आपको पता है एनोड पे हमारा क्या है जिंक है और जिंक की वैल्यू क्या आ रही है -0.76 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वोल्टेज वैल्यू, और कॉपर की क्या वैल्यू आ रही है 0.34। तो अगर हम वैसे ही सिंपली पुट कर देंगे तो 0.34 वोल्ट कॉपर का माइनस और माइनस में 0.76, तो -0.76 वोल्ट पुट कर देंगे, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 0.34 वोल्ट और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.76 वोल्ट। आफ्टर एडिशन क्या आ जाएगा बच्चों 1.10 वोल्ट। तो टोटल जो हमारा लैग्रांज सेल से हमारा जो टोटल वोल्टेज गेन है बच्चों वो क्या हो जाएगा 1.10 वोल्ट। ठीक है बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। तो अगर हम पूरा सॉल्ट ब्रिज की बात करें तो सॉल्ट ब्रिज में हम क्या लेते हैं, जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं और कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं।
और हम इसमें यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखे, मतलब सॉरी बच्चों, रिएक्शन फर्दर आगे बढ़ता रहे और कंपाउंड ली-चार्टियर प्रिंसिपल को भी फॉलो करता रहे। तो जिसके कारण हम यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। और सॉल्ट ब्रिज किसका होता है? मैक्सिमम टाइम अगर या फिर केसीएल या कोई भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लाइक Na2SO4 भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखा रहेगा। और हम जिंक रॉड को क्या सपोज करते हैं? एनोड। तुम आप लोगों को बता दिया एनॉक्स रेड कैट, जिससे आप पता कर सकते हो एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा। हम इसको सपोज कर लेते हैं और जब हम देखते हैं रिएक्शन Zn चेंज होता है Zn2+ में, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ऑक्सीडेशन शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस रॉड में आ जाएंगे और जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? पास करेंगे लेफ्ट टू राइट के डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिसिटी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या फ्लो करने लगेगी बच्चों? राइट टू लेफ्ट। और गैल्वेनोमीटर हमारा एक मेजरमेंट का एपरेटस रहता है जिससे हम मेजर करते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है बच्चों। और फिर ओवरऑल अगर हम सेल रिएक्शन लिखना है तो सेल रिएक्शन Zn किसमें चेंज हो जाता है? Zn2+ मीन Zn चेंज टू Zn2+। डबल ऑब्लिक मीन सॉल्ट ब्रिज, इसको सॉल्ट ब्रिज से शो किया जाता है। कॉपर 2+ चेंज हो रहा है कॉपर में। और ये हमारी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है। मैक्सिमम टाइम सोल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर, 0.1 मोलर, मतलब कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन आप मैक्सिमम टाइम 1 मोलर में रहते हैं। ठीक है। और अगर हम टोटल इलेक्ट्रिसिटी पता करें कि कितना इलेक्ट्रिक वोल्टेज गेन हो रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, तो उसे हम E0 सेल से डिपेंड करते हैं। और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों, E0 सेल इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, जिसमें कैथोड पर आपका क्या था? कॉपर था, और कॉपर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 0.34 वोल्ट होती है, और जिंक की वैल्यू क्या होती है? -0.76। इसको फर्दर पुट कर देंगे और फर्दर पुट करने पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.10 वोल्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और आपके लिए ये रिलायबल होगा। आप इसको एक बार देख लीजिए, अगर ना समझ में आए तो मैंने एक बार रिपीट कर दिया है, आप फिर से देख लीजिएगा।